यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। ठीक है, तो शब्द विचार को पढ़ने से पहले हम देखते हैं नीचे दिए गए वर्ण समूह हैं। तो हमने वर्णमाला और वर्णों के बारे में जब पढ़ा था तो हमने वर्ण विच्छेद भी सीखा था। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द हमारे सामने दिया गया है बेर। तो ब के ऊपर किसकी मात्रा लगी है? ए की। तो इसका वर्ण विच्छेद करते समय ब के नीचे हम हल चिन्ह लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ब में स्वर इसके साथ नहीं है। तो ब प्लस ए, यानी ब में जब हमने ए मिलाया तो क्या बना? बे। तो ब प्लस ए प्लस र प्लस अ, र में किसका स्वर है? ए का। तो क्या बना? ब प्लस ए से बना बे और र प्लस ए से क्या बना? र। तो क्या शब्द हमारे सामने प्रस्तुत है? बैर। नेक्स्ट देखिए, यह वर्ण समूह है सार्थक है, यह बैर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब यह बैर शब्द है वो सार्थक है, यानी इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, कोई ना कोई इसका मीन्स निकल रहा है, इसीलिए यह वर्ण समूह है क्या? सार्थक। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, एक शब्द समूह हमें और दे रखा है रेब, यानी इसका बैर का ही उल्टा हमने बना दिया, रे के ऊपर मात्रा लगा के बै लिख दिया रेब। रे प्लस ए प्लस बै प्लस अ, रेब। लेकिन रेब शब्द का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये क्या है? एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, इसलिए ये क्या है? निरर्थक है। तो ये शब्द समूह क्या है? निरर्थक है। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से अपने पास शब्द के दो प्रकार हो गए, एक तो सार्थक और एक निरर्थक। जहां शब्द का कोई न कोई अर्थ निकलता है तो वो क्या होता है? सार्थक। और जहां पर शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता वो क्या होता है? निरर्थक। अब देखते हैं हम शब्द की परिभाषा। निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ये हमारी बुक की डेफिनेशन हो गई। अगर आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो डेफिनेशन को, तो आप क्या लिखोगे? वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, या वर्णों के सार्थक शब्द समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ पर दे रखा है देखो, निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले। तो मैंने जो परिभाषा बताई है उसमें सार्थक शब्द है, उसका मीन्स होता है निश्चित अर्थ। तो वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। ये वही शब्द की परिभाषा। अब शब्द को पढ़ने के लिए हम इसके भेद जानेंगे कि शब्द के किस किस तरीके के भेद हैं। वर्ण हमने पढ़े थे, वर्णों के भेद भी हमने जाने थे, अब हम शब्द पढ़ेंगे। शब्दों के क्या भेद हैं? हिंदी शब्द समूह को स्रोत, रचना और अर्थ के आधार पर अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ हम इन्हीं तीन आधारों पर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालेंगे, अर्थात तीन भेद मतलब तीन आधारों पर इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला इसका आधार है वो है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, यानी ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। शब्द है हमारे पास, अब आपके हिंदी में इतना शब्द समूह है, पर आपके मन में अभी ये प्रश्न उठता होगा कि ये शब्द आए कहाँ से हैं, या ये शब्द कैसे बनाए गए हैं। तो इसके बारे में हमारे सामने है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। तो स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार हमने माने हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। इससे पहले जब हमने 7th तक क्लासों में पढ़ा है तो हमने इसके मोस्टली 4 प्रकार ही पढ़े थे: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। एक नया अपने सामने है शब्द, वो है शंकर। संकर नहीं, संकर। तो संकर शब्द हम किसको बोलते हैं? ये मिला जुला, यानी दो शब्दों को, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, वो क्या होता है? वो होता है संकर शब्द। जैसे मान लो रेलगाड़ी, रेल, रेल क्या है? इंग्लिश का शब्द है, गाड़ी, गाड़ी हिंदी का शब्द हो गया। तो रेल और गाड़ी मिलकर क्या बना? रेलगाड़ी। संकर शब्द हो गया ना, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना, वो क्या होगा? संकर। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, ये क्या है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं तत्सम शब्द। तत्सम, तत् यानी उसके, सम यानी समान, जिसका अर्थ क्या होता है? उसके समान। तत् यानी उसके, सम अर्थात समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो संस्कृत के वे शब्द
संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों यानी एज इट इज उनको प्रयोग में लिया जाता है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए दुग्ध, दुग्ध, घृत, नयन, केश, तो ये हमारे सामने क्या दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं तत् प्लस सम, तत्सम अर्थात उसके समान। तो यहां पर हमारे सामने क्या दे दिए गए हैं, उसके समान। तत्सम उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। तो संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाया जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो देखिए बेटा, दुग्ध, घृत, नयन, केश, वसुंधरा, गगन और भ्रमर, ये क्या है, तत्सम शब्द है। दुग्ध का मतलब दूध, तो दूध अगर हमने काम में लिया, इसको एज इट इज नहीं लेके इसका चेंज करके हमने मान लो काम में लिया दूध, तो दूध क्या होगा, तद्भव शब्द। यानी तद्भव शब्द क्या होते हैं, उससे उत्पन्न, यानी संस्कृत से उत्पन्न तो है पर इनको हमने परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग लिया है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो तद्भव शब्द क्या कहलाते हैं, संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में परिवर्तन के साथ काम में लिया जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। अब मान लो तत्सम शब्द है दुग्ध, उसको हमने परिवर्तित करके दूध काम में लिया तो दूध क्या हो गया, तद्भव शब्द। घृत, घृत का अर्थ होता है कि घी, लेकिन हम घृत भी हिंदी में काम में लेते हैं तो घृत क्या है, तत्सम शब्द है, और घी क्या हो गया, तद्भव शब्द। नयन, नयन क्या होगा, तत्सम शब्द, और नैन, नैन यानी आंखें, ये क्या होगा, तद्भव शब्द। केश, केश क्या है, तत्सम शब्द, और केश होगा तद्भव शब्द। वसुंधरा, वसुंधरा का मतलब क्या होता है, धरती, तो वसुंधरा शब्द क्या होगा, तत्सम, और धरती क्या होगा, तद्भव शब्द हो गया। भ्रमर, भ्रमर क्या होगा, तत्सम शब्द, और भ्रमर का अर्थ क्या होता है, भौरा, तो भौरा क्या हो गया हमारे सामने, तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तत्सम और तद्भव शब्द हमें समझ में आ गए हैं। एक अपने को तालिका दी गई है तो थोड़ी सी हम तालिका पढ़ लेते हैं तो हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अंगुली, अंगुली क्या है, तत्सम। उंगली, उंगली क्या होगा, तद्भव शब्द। अंबा, अंबा क्या है, तत्सम शब्द है। अम्मा, अम्मा क्या है, तद्भव। अग्र, अग्र का अर्थ होता है आगे, तो अग्र होगा तत्सम शब्द और तद्भव शब्द आगे। तत्सम अंध, और उसका तद्भव शब्द क्या होगा, अंधा। अकथ्य, तो अकथ। अट्टालिका, ये तत्सम शब्द है, इसका क्या होगा, तद्भव, अटारी। अंधकार, अंधकार तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा, अंधेरा। अग्नि तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द क्या बनेगा इसका, आग। अर्ध तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या बनेगा, आधा। इसके आगे देखिए, हमारे सामने है अश्रु, अश्रु तत्सम शब्द है, इसका क्या बनेगा, आंसू। आश्चर्य, अचरज। उज्जवल, उजला। एकत्र, इकट्ठा। कज्जल, काजल। अस्थि, हड्डी। आश्रय, आसरा। उलुक, उल्लू। ओष्ठ, होठ। कपाट, किवाड़। आम्र, आम। उच्च, ऊंचा। उष्ट्र, उष्ट्र का क्या होगा, उष्ट्र का क्या होगा हमारे सामने, ऊंट। और कंकण का क्या होगा, कंगन। कपोत का क्या होगा, कबूतर। नेक्स्ट देखिए कर्ण, कर्ण का अर्थ होता है कान। कर्म, काम। काक, कौवा। काष्ठ, काठ। कार्य, काज। कुंभकार, कुम्हार। कुठार, कुल्हाड़ा। कुपुत्र, कपूत, कुपुत्र यानी बुरा पूत, तो कपूत। कुमार, कुंवारा। कुष्ठ, कोढ़। कूप, कुआ। कोकिल, कोयल। क्षीर, खीर। क्षेत्र, खेत।
गर्दभ, गधा, गृह, घर, ग्रंथि, गांठ, ग्राम, गांव, ग्राहक, गाहक, घट, घड़ा, घृत, घी, घोटक, घोड़ा, चंचू, चोंच, चंद्रिका, चांदनी, चक्र, चाक, चर्म, चाम, चर्मकार, चमार, चूर्ण, चूर्ण, चैत्र, चैत, छिद्र, छेद। आगे देखिए, ज्येष्ठ, जेठ, दंड, डंडा, दंत, दांत, दधी, दही, दुग्ध, दूध, दुर्बल, दुबला, धूम्र, धुआं, धैर्य, धीरज, नासिका, नाक, पंच, पांच, पक्व, पक्का, पक्षी, पंछी, पत्र, पत्ता, पर्यक, पलंग, पिपासा, प्यास, पुत्र, पूत, पुष्कर, पोखर, प्रस्तर, पत्थर, प्रहर, पहर, बाहु, बाह, बिंदु, बूंद, विडाल, बिलाव, भ्रमर, भौरा, भ्रातृ, भाई, वर्षा, बरखा, वार्ता, बात, शाक, साध, श्वास, सांस, सप्त, सात, सूर्य, सूरज, स्तन, थन, स्वप्न, सपना, हस्ती, हाथी, हस्त, हाथ। तो इस प्रकार आपके ये तत्सम और तद्भव शब्द थे। मोस्टली लगभग तत्सम और तद्भव शब्द हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद में क्या आता है, देशज या देशी शब्द। तो देशी शब्द क्या होते हैं, आम बोलचाल के शब्द होते हैं। वे शब्द देसी अथवा देशज कहलाते हैं जिनका स्रोत संस्कृत न होकर ग्रामीण क्षेत्रों और अंचलों की बोलियां हैं। तो ग्रामीण अंचल की बोलियां जैसे मान लो साहित्य रचना होती है कभी, तो साहित्य रचना में आम लोकल लैंग्वेज के जैसे कोई यूपी का मान लो राइटर है, कोई लेखक है जो यूपी का है, तो उसकी बोलचाल की भाषा में जब वो साहित्य रचना करेगा ना, तो उसकी बोलचाल की भाषा में देशज शब्द अवश्य आएंगे। तो अपनी हिंदी भाषा में भी कुछ देशज शब्द अपनाए गए हैं, जैसे झाड़ू, झंझट, लोटा, पगड़ी, झोला, टांग, खिड़की, थप्पड़, भूकू, लुटिया, खटिया, खिचड़ी। तो ये ऐसे शब्द हैं देशज शब्द। आगे आते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से आए हैं अथवा किसी विदेशी भाषा से हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, वे विदेशी कहलाते हैं। हिंदी में अंग्रेजी भाषा से, अरबी और तुर्की भाषा से, पुर्तगाली से अनेक शब्द आए हैं। तो अरबी और फारसी और तुर्की से आए हुए शब्द हम देखते हैं। देखिए, अल्लाह, आदमी, कानून, कमरा, गरीब, जमीन, जुलूस, दारोगा, अखबार, इंसाफ, कैदी, खून, गुलाब, जमींदार, तरीका, दिमाग, आईना, इम्तिहान, कैंची, चाकू, गुब्बारा, जिला, ताकत, नमक, आसमान, किताब, कुर्ता, खुफिया, चेचक, जागीर, तूफान, पिस्ता, आका, कत्ल, किशमिश, खराब, चम्मच, जुर्म, तोप, फौज, आफत, कागज, कुर्सी, खत, जानवर, जुर्माना, तख्ता, बेगम, मसाला, मजदूर, सब्जी, बादाम, पिस्ता, शैतान, शतरंज, वकील, बर्फ, बाजार, रिश्वत। एक तो ये चीज देखना, जहां पर लगभग जय और फै, यहाँ पर नीचे जो नुक्ता दिया हुआ होता है वो मोस्टली आपके अरबी फारसी, मतलब मान लो विदेशी शब्द भी माना जाता है, उनको अरबी फारसी से लिए गए। और कुछ अंग्रेजी के भी शब्द है जहां पर हम जय और फै के नीचे नुक्ता देखते हैं। ये जो डॉट होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, नुक्ता। तो ये अंग्रेजी भाषाओं में भी आता है, पर बशर्ते
अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं वो अंग्रेजी भाषा के ही होते हैं, जैसे अफसर, कॉलेज, कोर्ट, कर्फ्यू, क्रीम, कमीशन, कॉपी, कॉलेज, कॉलोनी, डायरी, डिग्री, डेस्क, स्वेटर, पॉलिसी, बजट, सिनेमा आदि। तो ये क्या है, अंग्रेजी भाषा के ही शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं? ऑलपिन, अलमारी, स्त्री, कनस्तर, कप्तान, पादरी, संतरा, बाल्टी, साबुन, गमला, तौलिया, काजू, पिस्तौल आदि। जापानी शब्द है रिक्शा और चीनी शब्द क्या है? चाय और लीची। अब देखिए संकर शब्द, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकर कहलाते हैं। हिंदी में इस प्रकार से अनेक शब्द बने हैं। इन शब्दों में संस्कृत हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, अरबी फारसी, हिंदी फारसी आदि के मेल से बने हैं। मतलब संकर का मतलब होता है मिला जुला, यानी दो भाषाओं के शब्द जब आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो वो कहलाते हैं संकर शब्द। यहाँ देखिए कुछ उदाहरण अपने सामने। क अंग्रेजी और हिंदी के शब्द इसमें, टिकट और घर। टिकट क्या है? इंग्लिश शब्द है, और घर क्या है? हिंदी का शब्द है। दोनों को मिला के एक शब्द बना है टिकट घर। रेलगाड़ी, ये मैंने एग्जाम्पल आपको पहले बताया था, रेल इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी के हिंदी का शब्द। तो इसी तरीके से क्या बना? रेलगाड़ी। सिनेमा घर, सिनेमा अंग्रेजी का शब्द है और घर, घर हिंदी का। इसी तरीके से माल गोदाम, कपड़ा मिल, ये सब क्या है? संकर शब्द है। फिजूल खर्च, ये भी संकर शब्द है। फारसी और अंग्रेजी से मिला हुआ बीमा पॉलिसी, पार्टीबाजी और जेल खाना, ये शब्द क्या है? ये शब्द हमारे सामने फारसी के शब्द हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, हिंदी और फारसी से बने शब्द खून पसीना, पानदान, किताबगर, थानेदार, घड़ी साज। इसी तरीके से अंग्रेजी और संस्कृत के रेल यात्री, रेडियो तरंग। हिंदी और संस्कृत के शब्द मांग पत्र और पूंजीपति। तो इस तरीके से संकर शब्द होते हैं वो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो हिंदी फारसी हो, चाहे अंग्रेजी संस्कृत हो, चाहे हिंदी अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी संस्कृत हो। तो दो भाषाओं से मिलने जुले जो शब्द होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। ये तो हमारे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर वाक्य वो शब्द के भेद कंप्लीट होते हैं। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हमने 5 पार्ट में शब्दों को बांटा था। यह थे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। नेक्स्ट है रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना यानी बनावट के आधार पर हमने कैसे बनाया। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार के भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यानी हमने रचना, रचना का अर्थ होता है निर्माण करना, यानी कैसे हमने निर्माण किया, किसका? वाक्य, शब्द का। शब्द का निर्माण किस तरीके से हुआ, उसके आधार पर हमने इसको 3 प्रकार दिए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सबसे पहला आता है हमारे सामने रूढ़। ऐसे शब्द रूढ़ कहलाते हैं जो लंबे समय से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगे हैं तथा उनकी रचना किसी अन्य शब्द से नहीं हुई होती। कहने का तात्पर्य क्या है? रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी एक ही अर्थ के लिए हमेशा से प्रयुक्त होते हैं या उनके अन्य कोई भी अर्थ नहीं निकाल सकते हम लोग। और इसके अलावा जैसे उसको हम रूढ़ शब्दों को अगर तोड़ते हैं, उसको विभाजित करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, तो उसके अलग से कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे मकान, तो मैं को आप अलग कीजिए, मैं का कोई अर्थ नहीं है। का को आप अलग कीजिए, कोई अर्थ नहीं है। और न को आप अलग कीजिए, न का भी अलग से कोई भी अर्थ नहीं है। तो रूढ़ शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते। रूढ़ शब्द होते हैं उनके टुकड़े नहीं हो सकते और इनका लंबे समय से किसी विशेष अर्थ के लिए ही ये शब्द काम में लिए जाते हैं। जैसे देखिए शीशा, मकान, सड़क, छत, घोड़ा, जल, पानी, कुर्सी, ये शब्द ऐसे हैं जो एज यूजुअल उसी के लिए ही अब शीशा है तो वो कांच के लिए ही अपन प्रयुक्त में लिए जाता है। ठीक है, अब शीशा को अगर हम टुकड़े कर दे, शी अलग कर दे, शाह अलग कर दे, तो उसका कोई भी मीन्स नहीं रहेगा। पर्टिकुलर शीशा शब्द है वो हमेशा से इसी के लिए ही काम में लिया जाता रहा है। नेक्स्ट देखिए यौगिक शब्द।
यौगिक, नाम से ही पता चल रहा है योग करना यानी जोड़ना। तो यौगिक से तात्पर्य है योग अथवा मेल से बना हुआ। यौगिक शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो एक से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने हैं। अब यहाँ पर अपने पास थोड़ा चेंज होता है। क्या चेंज आता है यहाँ पर कि रूढ़ शब्द तो एक ही शब्द होता है और टुकड़े करते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता, जबकि यौगिक शब्द दो सार्थक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है। कई बार तीन शब्द में मिले हुए आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो यौगिक शब्द होता है वो एक से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है। यानी अगर हम इसके टुकड़े भी करते हैं तो टुकड़े करने पर दोनों अर्थों के, दोनों शब्दों के अर्थ निकलते हैं। जैसे राष्ट्र और पति, तो राष्ट्र यानी हमारा देश, पति यानी पति, तो राष्ट्र और पति दोनों शब्दों का अलग अलग भी अर्थ निकलता है और दोनों को मिला देते हैं तो एक कंप्लीट राष्ट्रपति अर्थ निकल गया। प्रधान और मंत्री, प्रधान को आप अलग कर दो, प्रधान का मतलब मुख्य, मंत्री का मतलब मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य मुख्य व्यक्ति, प्रधान का मतलब मोस्ट मुख्य। और अगर इसको हम मिला देते हैं प्रधानमंत्री तो पूरे देश का जो मुख्य होता है, जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री। विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, है ना, दोनों का अर्थ अलग निकलता है। विचार प्लस धारा, नम्र प्लस ता, पाठ प्लस शाला, व्यायाम प्लस कला, धर्म प्लस यज्ञ, गुड़ प्लस सवार, इसी तरीके से विद्या प्लस आलय, विद्यालय, रसोई घर, रसोई प्लस घर, रसोई घर। तो ये सारे क्या होंगे, ये हमारे सामने यौगिक शब्द होंगे। ये कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, टूट भी रहे हैं, तोड़ा भी जा सकता है इनको, और तोड़ने के बाद में क्या होते हैं, अलग अलग अर्थ भी प्रकट होता है। नेक्स्ट हमारे सामने योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, योग और रूढ़, अर्थात जिन यौगिक शब्दों के अर्थ केवल तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। यानी दो शब्दों से योग से बना इसलिए यौगिक, और इसका तीसरा ही अर्थ निकलता है, यानी दोनों शब्दों को मिलाकर अर्थ क्या है, तीसरा प्रकट करता है। इन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकालता, ये तीसरा अर्थ प्रकट करता है। तो वहां पर क्या होते हैं, योग रूढ़। जैसे देखो, पंख प्लस जय, पंकज, तो पंख का अर्थ होता है कीचड़ और जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन, किसको बोलते हैं, पंकज। पंकज बोलते हैं कमल के पुष्प को। तो कमल अलग से अर्थ निकलता है ना, पंकज यानी कीचड़ से में जन्म लेने वाला। अब पानी के अंदर कीचड़ होगा तो कीचड़ में तो और भी अन्य व्यक्ति भी अन्य जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु भी जन्म लेते हैं, पर यह शब्द हमें विशेष रूप से कमल के रूप में प्रयुक्त हो गया है, कमल के रूप में रूढ़ हो गए, यानी पंकज शब्द हमेशा कमल के रूप में ही प्रयोग आएगा। इसी तरीके से देखिए जलज, जल प्लस जय, जल का अर्थ होता है पानी, जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, अर्थात पानी में कौन जन्म लेता है, कमल, तो वो भी जलज शब्द भी क्या होगा, योग रूढ़। इसी तरीके से देखिए कुछ योग रूढ़ शब्द हमारे सामने हैं। हिम प्लस आलय, हिमालय, हिम यानी बर्फ, आलय यानी घर, बर्फ का घर, तो बर्फ का घर ऐसे तो इग्लू होता है ना, वो भी बर्फ का घर होता है, पर अब हम उसको तो हिमालय नहीं बोलते। हिमालय हमने एक पर्वत विशेष के रूप में विशेष अर्थ प्रकट करके रखा हुआ है, इसलिए हिमालय क्या होगा, योग रूढ़ शब्द होगा। इसी तरीके से देखिए वंशी प्लस धर, वंशी का अर्थ बांसुरी, धर यानी धारण करना, बांसुरी को धारण करना। अब मैं हाथ में बांसुरी ले लूं तो मैं कोई बंशीधर तो बन नहीं जाऊंगी, तो वंशीधर हमने किसी विशेष व्यक्ति के लिए यानी तीसरे व्यक्ति के लिए यह अर्थ प्रयुक्त किया है। तो वंशीधर किसको बताया गया है, श्री कृष्ण को। तो आप इन शब्दों को समझ में थोड़ा बहुत तो आपके दिमाग में आया होगा कि हमने समास पढ़े थे, और समास में बहुव्रीहि जो समास था वो योग रूढ़ ही होता है, यानी वहां पर शब्द अर्थ तीसरा प्रकट होता है। चक्र प्लस धर, चक्र का यानी चक्रधर यानी धारण करना, चक्र को धारण करने वाला कौन है, श्री कृष्ण। इसी तरीके से देखिए परशु प्लस धर, परशुधर यानी कौन है, परशुराम। एक प्लस दंत, एक दंत एक दांत वाला कौन है, गणेश जी। लंबा प्लस उदर, लंबोदर अर्थात गणेश जी। 10 प्लस कंठ या 10 प्लस आनन अर्थात रावण। इसी तरीके से देखिए नील प्लस कंठ, नीला कंठ या नीलकंठ कौन है, भगवान शिव। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र कौन है,
भगवान शिव। अब देखिए अर्थ के आधार पर शब्दों के क्या कौन कौन से भेद होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, अपन शब्द भंडार में पढ़ते ना, प्रयवाची, विलोम, समरूपी, भिन्नार्थक, अनेक के लिए एक शब्द, ये सब क्या कहलाते हैं, ये हमारे वाक्य में अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं कि इनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो इस आधार पर शब्द को अर्थ के आधार पर भी डिवाइड किया गया है। एक और होता है आपके प्रयोग के आधार पर, वो आपकी बुक में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के भेद होते हैं, जिसके दो पार्ट होते हैं, विकारी और अविकारी। यानी हम वाक्य में जब शब्दों को प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते समय किन किन नियमों को ध्यान में रखा जाता है। तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन और काल के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो इन शब्दों में क्या आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। मान लो स्त्रीलिंग है कि रमा जाती है, अगर रमा की जगह मैं राम लगा दूं, राम जाती है, तो गलत हो जाएगा ना सेंटेंस। राम जाता है तो क्रिया में चेंज हुआ, तो ये विकारी शब्द हो गए। लड़का, लड़की, है ना, चेंज हो गए ना, तो वचन के आधार पर और काल के आधार पर, होगा, होगी, कल जाएगा, जाएगी, तो ये इस आधार पर जब चेंज हो जाता है तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, उनमें कोई भी विकार नहीं होता, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चारों चीजें किसमें आती है, अविकारी शब्दों में। जैसे आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, ये क्या होते हैं, ये अविकारी शब्द होते हैं, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होते। अब मान लो विस्मयादि बोधक शब्दों में अरे, वाह, शाबाश, ऐसे शब्द होते हैं, तो ये लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ये शब्द कभी भी चेंज नहीं होते, एज इट इज रहते हैं। आगे पीछे, इधर उधर, दाएं बाएं, किंतु, परंतु, लेकिन, ऐसे वाले शब्द कभी भी चेंज नहीं होते। तो ये होते हैं अविकारी शब्द। तो इस तरीके से हमारा शब्द विचार का चैप्टर यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि सबने अच्छे से समझा होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।